रेगिस्तान की वीरानी में हवा जैसे कोई पुरानी दास्तान सुना रही थी। दूर दूर तक बस रेत थी और उस रेत पर चल रही थी इंस्पेक्टर सिया चौधरी। शहर से कई किलोमीटर दूर इस सुनसान जगह पर वो अकेली आई थी, एक ऐसे केस की तह तक पहुंचने जिसने हर किसी को डरा दिया था। पिछले 3 महीनों से यहां से गुजरने वाले लोगों के गायब होने की खबरें आ रही थीं और हर बार पुलिस को बस एक ही नाम सुनाई देता, कैलाश बाबा। लोग कहते थे कि वो कोई साधारण बूढ़ा नहीं बल्कि रेगिस्तान का रक्षक है जो रात को रेत से बात करता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसकी झोपड़ी से अजीब नीली रोशनी निकलते देखी है, मगर सिया अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करती थी। वो सिर्फ सच चाहती थी। जब वो झोपड़ी के पास पहुंची तो हवा अचानक थम गई। सामने वही बूढ़ा बैठा था, दुबली हड्डियों वाला, सफेद दाढ़ी में धूल जमी और आंखें, ऐसी आंखें जिनमें कोई रहस्य छिपा था। उसने सिया को देखते ही कहा, तुम देर कर दी बेटी, अब वो खुद तुम्हें ढूंढेगा। सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसे लगा जैसे रेत के नीचे कुछ हिल रहा हो। क्या ये सिर्फ उसका भ्रम था या सचमुच कोई अदृश्य ताकत उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी? अब ये मिशन सिर्फ एक केस नहीं रह गया था, ये उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी जांच बनने वाला था। तो पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो के आखिर तक। इंस्पेक्टर सिया चौधरी, एक जवान और आत्मविश्वासी लड़की, रात के वक्त अपने घर से निकली थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और रेगिस्तान की रेत ठंडी हवाओं के साथ उड़ रही थी। उसके कदमों की आहट उस सन्नाटे को चीरती जा रही थी। वह तेजी से रेगिस्तान की रेतीली चोटियों को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे वहां आने पर मजबूर किया हो। कुछ ही देर में वह एक पुरानी झोपड़ी के सामने पहुंची। दरवाजा बंद था। उसने धीरे से झांक कर अंदर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल ठिठक कर उसने खुद को संभाला, बालों को ठीक किया और फिर दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की चरमराहट के साथ एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, वही कैलाश बाबा जिसकी रहस्यमयी कहानियां गांव भर में फैली थीं। उसकी आंखें गहरी और बेचैन थीं, मानो किसी छिपे डर या सच को छिपाए बैठी हों। सिया ने हल्की घबराहट के साथ कहा, मैं अपने घर वालों के साथ घूमने आई थी, लेकिन वो मुझे भूलकर चले गए। बाबा कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर धीमे से बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटी। सिया ने मासूमियत से पूछा, क्यों? बाबा की आवाज गहरी हो गई। यह रेत सब कुछ निगल जाती है, यहाँ से कोई लौट कर नहीं जाता। सिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, उसने कहा। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आज रात यहीं रह जाऊं। कैलाश बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। कुछ पल चुप रहकर उसने कहा, ठीक है, आ जाओ। सिया झोपड़ी के अंदर कदम रखती है। भीतर घुप अंधेरा था, बस दीवारों पर टंगे पुराने ताबीज हवा में झूल रहे थे। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और सन्नाटा गहराने लगा। बाहर हवा अचानक थम गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि झोपड़ी में सिर्फ वह और बाबा नहीं थे, कोई तीसरी मौजूदगी भी वहां थी जो उनके बीच सांस ले रही थी। रेगिस्तान की रेत जैसे अब भी हल्के हल्के सरक रही थी, मानो किसी अदृश्य कदमों का पीछा कर रही हो। बूढ़ा कैलाश दिल ही दिल मुस्कुराकर बोला, चलो तुम घर के अंदर जाओ। सिया ने इधर उधर देखा और फिर गुफा के अंदर जाने लगी। बूढ़ा कैलाश भी उसके पीछे घर के अंदर दाखिल हो गया। यह एक लंबी सुरंग जैसी जगह थी और अंदर जगह बहुत तंग थी। सिया इस गुफा के अंदर इधर उधर देखती हुए आगे बढ़ रही थी और बूढ़ा कैलाश भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। अचानक बूढ़ा कैलाश चलते चलते एक जगह पर रुक गया जहां बहुत ज्यादा अंधेरा था और वहां एक ऊंचा सा पत्थर पड़ा हुआ था जिस पर लेटने की जगह थी। बूढ़ा कैलाश ने मन में कुछ सोचा और सिया से कहा, तुम काफी थक गई होगी तो इस पर थोड़ा लेट कर आराम करो। सिया मुस्कुराई और बोली, हाँ, काफी थक गई हूँ। देखते ही देखते सिया इस बड़े पत्थर पर चढ़कर लेट गई। बूढ़ा कैलाश और यह जवान सिया रेगिस्तान के अंदर उसी गुफा में मौजूद थे। तभी बूढ़ा कैलाश सिया के पास आने लगा। सिया समझ गई थी कि बूढ़ा कैलाश अब उसे पसंद करने लगा है। तभी वह बहुत करीब आ गया। सिया खड़ी हुई और बोली, चलो आओ, झोपड़ी चलते हैं। यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक लग रही है। बूढ़ा कैलाश ने कहा, अच्छा, इतनी जल्दी, चलो। फिर बूढ़ा कैलाश और सिया इस गुफा से निकलकर बाहर आ गए और रेगिस्तान पर चढ़कर झोपड़ी की तरफ जाने लगे। वे झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही सिया झोपड़ी के दरवाजे के करीब आई, वह अचानक रुक गई। बूढ़ा कैलाश पीछे से आया और उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। तभी सिया अपने कपड़े झाड़ने लगी। अरे, मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है, बूढ़ा कैलाश ने कहा। क्या हुआ? क्या हुआ?
और उसके करीब आकर उसके कपड़े झाड़ने लगा। सिया दिल ही दिल मुस्कुराई और बोली, तुम 1 मिनट यहाँ रुक जाओ, मैं अंदर जाकर कपड़े ठीक कर लेती हूँ। बूढ़ा कैलाश सिया को देखता रहा। देखते ही देखते सिया झोपड़ी के अंदर चली गई और उसने कंडी लगा ली। अब सिया ने झोपड़ी में चारों तरफ नजर दौड़ानी शुरू की और इधर उधर चीजों को देखने लगी। कुछ देर बाद सिया झोपड़ी से बाहर मुस्कुराते हुए आकर बूढ़े कैलाश के पास खड़ी हो गई। बूढ़ा कैलाश ने पूछा, हाँ क्या निकला? सिया मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं था, ये कपड़े ही मुझे तंग कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास कोई लड़की का सूट है तो वह मुझे दे दो, मैं पहन लूं। बूढ़े कैलाश ने यह सुनकर थोड़ी हैरानी महसूस की और सिया की तरफ देखने लगा। फिर बोला, मेरे पास लड़की का सूट कहाँ से आएगा? कौन हो तुम? मेरे पास कहाँ से आई? सिया मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तो वैसे ही कहा था कि यह कपड़े मुझे तंग कर रहे थे, शायद किसी का पुराना सूट पड़ा होगा। बूढ़ा कैलाश उसके करीब आया और बोला, अच्छा देखता हूँ। वह झोपड़ी के एक कोने में गया और अलमारी से एक लाल रंग का लड़कियों का जोड़ा निकाला और सिया के हाथ में पकड़ा दिया। सिया ने यह सूट देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई। बूढ़े कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, लो, पुरानी चीजें लोग अपनी दे जाते हैं, शायद किसी ने यह सूट दे दिया होगा, मैं फिर बेचकर अपना खाने पीने का सामान ले आता हूँ। सिया बोली, ओह अच्छा ठीक है, मैं इसे पहनकर आती हूँ। उसने लाल रंग का सूट लिया और दूसरे कमरे में जाकर बदलने लगी। बूढ़े कैलाश ने जल्दी से अलमारी बंद की और बैठकर सोचने लगा, लड़की तो बहुत सुंदर और प्यारी है, मैंने इसे सूट दे दिया, क्या सही किया, कुछ हो न जाए। तभी सिया वह लाल सूट पहनकर उसके पास आई और बिल्कुल उसके करीब खड़ी हो गई। बूढ़े कैलाश ने उसे देखते ही देखा, सिया बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। वह उसकी आंखों में देखते हुए बोली, वाह बहुत प्यारा सूट है। बूढ़े कैलाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह सिया के करीब आकर बोला, इसमें तो बिल्कुल चांद की तरह दिख रही हो, तुम बहुत सुंदर हो। सिया हल्की मुस्कान कर बोली, अच्छा तुम भी बहुत अच्छे हो। यह सुनकर बूढ़ा कैलाश खुश हो गया और बोला, चलो आओ अब सो जाएं, रात काफी हो गई है। सिया बोली, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ा कैलाश सिया की आंखों में देखते हुए तुरंत उठा और झोपड़ी के कोने में भागा। वहां से उसने एक टोकरी से रोटी उठाई और सिया के हाथ में थमा दी। सिया ने रोटी पकड़ी और बूढ़े कैलाश को देखते हुए जल्दी से खाने लगी। बूढ़ा कैलाश उसे दिल से देख रहा था। तभी सिया ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बूढ़ा कैलाश बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो और इंतजार नहीं होता। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कभी किसी लड़की को नहीं देखा? बूढ़ा कैलाश जो सिया को देख रहा था अचानक पीछे हट गया और बोला, कहां से लड़की आएगी, मैं यहाँ अकेला हूँ। सिया ने कमरे में इधर उधर देखा और बोली, ओह अच्छा तुम भी ठीक कह रहे हो। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में लड़कियों के जूतों पर पड़ी। वह उठकर वहां गई, जूता हाथ में उठाया और हैरानी से बोली, यहाँ यह क्या कर रहा है? बूढ़ा कैलाश थोड़ा घबरा गया और फिर सिया के करीब आया और बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा। वह जूता वहां रखकर दूसरे कमरे में चली गई। बूढ़ा कैलाश भी उसके पीछे पीछे दूसरे कमरे में आ गया और उसके पीछे खड़ा हो गया और बूढ़ा कैलाश सिया के बहुत करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम अब वक्त क्षय मत करो, चलो रात हो गई है, आ जाओ। अचानक सिया मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अच्छा ठीक है, बस एक चीज बता दो, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? बूढ़ा कैलाश बोला, यही होगी कोई 80 साल के आसपास। सिया ने बूढ़े कैलाश के बाजुओं को अपने हाथों से दबाते हुए कहा, नहीं तुम 80 साल के नहीं लगते। कैलाश ये सुनकर एक पल के लिए सिहर गया। तभी सिया उसके पास आंखों में देखते हुए मुस्कुराई, क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रही थी। ये सुनकर बूढ़ा कैलाश भी मुस्कुरा दिया। लेकिन बूढ़े कैलाश ने अब एकदम सिया के बाजुओं को सख्ती से पकड़ लिया और उसे खींचते हुए दूसरे कमरे में ले आया। सिया की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और दोनों अंधेरे रेगिस्तान की सुनसान झोपड़ी के कमरे में बिस्तर के पास खड़े थे। सिया भी बूढ़े कैलाश को देखकर मुस्कुराने लगी। तभी बूढ़ा कैलाश उसकी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वह सिया के बिल्कुल करीब आया, सिया ने एकदम बूढ़े कैलाश के मुंह पर हाथ रखकर प्यार से कहा, अच्छा 1 मिनट रुको तो सही, बात सुनो, चलो हम खेल खेलते हैं। अगर तुम जीतो तो जैसा तुम चाहोगे वैसे होगा, और अगर मैं जीती तो जैसा मैं चाहूंगी। बूढ़े कैलाश ने यह सुनकर कहा, हाँ, यह भी कोई खेल है, ये तो मैं ही जीतूंगा, चलो आओ जल्दी करो। देखते ही देखते बूढ़ा कैलाश और सिया दोनों झोपड़ी के दरवाजे से बाहर आकर खड़े हो गए। तभी बूढ़ा कैलाश सिया की तरफ देखते हुए मन ही मन कहने लगा, यह पागल लड़की मुझसे हार जाएगी और फिर जो मैं करूंगा वह जिंदगी भर नहीं भूलेगी।
यह कहकर वह सिया की तरफ मुस्कुराने लगा। रात का आखिरी पहर था और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अब रेस शुरू होने वाली थी। सिया इस सुनसान रेगिस्तान में अंधेरी रात में अपनी जान की शर्त लगाकर दौड़ने लगी। बूढ़ा कैलाश कुछ पल पीछे खड़ा उसे देखता रहा और फिर अचानक उसके पीछे दौड़ पड़ा। सिया रेगिस्तान की रेतीली चट्टानों और पत्थरों के नीचे से होकर तेजी से आगे बढ़ रही थी और बूढ़ा कैलाश उसे पकड़ने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ता चला आया। देखते ही देखते सिया हर ऊंचाई की तरफ तेजी से जाने लगी और बूढ़ा कैलाश भी अपनी जीत का ख्वाब दिल में सजाए उसकी तरफ दौड़ता रहा। लेकिन अब सिया थक गई थी। कैलाश ने देखा कि उसकी रफ्तार कम हो गई है। वह तेजी से दौड़ा और अचानक सिया को पकड़ लिया। उसे पकड़ते ही एकदम दीवानों की तरह बाहों में उठाकर खुशी से बोला, पकड़ लिया, मैं जीत गया, अब मेरी मर्जी चलेगी। यह कहकर कैलाश ने सिया को रेगिस्तान पर उतारा और पागलों की तरह उसे खींचते हुए झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने अचानक सिया को झोपड़ी के अंदर धक्का दे दिया और खुद भी अंदर दाखिल हो गया। देखते ही देखते कैलाश ने दरवाजे की कंडी चढ़ा दी। अब वह मुस्कुराता हुआ हंसते हुए सिया को अपने कमरे में ले गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। सिया ने यह देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बूढ़ा कैलाश सिया के बिल्कुल करीब आया और बोला, हाँ, अब मैं जीत गया हूं ना। जैसा तुमने कहा था, अब मेरी मर्जी चलेगी। जैसा कहूं वैसे करना है। सिया ने जब यह सुना तो वह समझ गई कि कहानी अब बहुत आगे तक जा चुकी है। अचानक वह बूढ़े कैलाश के करीब आई और प्यार से बोली, अच्छा, तुम 1 मिनट के लिए साथ वाले कमरे में जाओ, मैं जरा अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर देखते हैं। बूढ़ा कैलाश मुस्कुराकर बोला, अच्छा चलो, ये तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वह हंसता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। मौका पाते ही सिया ने अपने पर्स से कुछ निकालकर दीवार के साथ रख दिया और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। तभी बूढ़ा कैलाश आवाजें मारने लगा, हाँ, कर लिए कपड़े चेंज। सिया कुछ मिनट के लिए खामोश रही और फिर बोली, हाँ, कर लिए हैं, आ जाओ। बूढ़ा कैलाश हंसता हुआ तेजी से भागता हुआ सिया के पास आकर खड़ा हो गया और जैसे ही उसने उसे देखा कहने लगा, हाँ, कपड़े चेंज नहीं किए तुमने? ये तो वही कपड़े हैं। सिया खड़ी हुई और बूढ़े कैलाश का हाथ पकड़कर मुस्कुराकर बोली, यही ठीक है। बूढ़ा कैलाश बोला, अच्छा चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह कहकर उसने अचानक सिया को बाजू से पकड़ लिया। दवा का नशा उसके दिमाग पर छाया हुआ था और वह बोला, मैं बूढ़ा हूं, ये सच नहीं। मैंने तो सिर्फ बूढ़े का भेष इसलिए बदला हुआ है ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूं, और तो और तेरी जैसी सुंदर लड़कियों को निशाना बनाने के बाद दूसरे मुल्क सप्लाई कर सकूं। यह कहते ही उसने अचानक सिया को बाहों से पकड़ते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। तभी सिया ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और वह चक्कर खाता हुआ गिर पड़ा। वह एक बार फिर उठा और भागते हुए सिया को पकड़ने लगा और तभी सिया ने अपने कपड़ों के साथ लगे खुफिया बटन दबाया। देखते ही देखते कमांडो टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने बूढ़े कैलाश के भेष में इस शख्स को वहीं जमीन पर दबोच लिया। अचानक बूढ़ा कैलाश का हुलिया बनाए शख्स कहने लगा, पकड़ लो, इस लड़की को पकड़ लो। यह सुनते ही सिया दीवार की तरफ गई और जो चीज उसने पर्स से निकालकर वहां रखी थी वह खुफिया कैमरा उठा लाई जिसमें इसकी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद थी। फिर सिया ने एक और तेज थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और कहा, मैं एक पुलिस अफसर हूं और यह टीम मेरे कहने पर ही यहां आई है। हमारे पास कंप्लेन आ रही थी कि तुम मासूम लड़कियों के साथ ऐसा गंदा खेल खेल रहे हो, तो तुम्हें पकड़ने के लिए मैंने ही यह सब प्लान बनाया था। इसीलिए मैं यहां आई ताकि तुम अपने सारे गुनाह अपनी जबान से खुद कबूल करो और मुकर न सको, ताकि तुम्हें जल्द से जल्द सजा हो जाए। बूढ़े कैलाश के भेष में छिपे शख्स ने जब यह सुना तो उसका मुंह लटक गया। कमांडो उसे घसीटते हुए गाड़ी में डालकर ले गए। कुछ दिनों बाद इसे अदालत में पेश किया गया। वीडियो और ऑडियो सब देखने के बाद यह मुजरिम शातिर और गुनहगार साबित हुआ। अदालत से इसे सख्त सजा मिली और यूं एक बूढ़े कैलाश के भेष में छिपा दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बुराई चाहे कितनी भी छिपी हो, एक दिन बेनकाब हो ही जाती है। जैसे सिया ने अपनी अक्लमंदी और हिम्मत से बूढ़ा कैलाश का भेष लिए इस दरिंदे को पकड़वा दिया और साबित किया कि सच्चाई और नेकी की जीत हमेशा होती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि डर या हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, साहस और बुद्धिमानी से हर चुनौती को मात दी जा सकती है। इंसान की नीयत और कर्म ही उसे सच्ची ताकत देते हैं और अंततः न्याय ही विजयी होता है। इस कहानी से हमें यह संदेश भी मिलता है कि किसी भी समाज में बुराई के खिलाफ खड़ा होना हर किसी की जिम्मेदारी है और कभी कभी एक अकेला इंसान भी बड़ी लड़ाई जीत सकता है।
इसके साथ ही आज के वीडियो में हम आपको एक और कहानी बता रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रात पूरी तरह काली थी और रेगिस्तान में सिर्फ रेत की लहरें हवा के झोंकों के साथ सरसराहट कर रही थीं। दूर दूर तक कहीं कोई इंसान नहीं था। इस सुनसान जगह में इंस्पेक्टर अनुष्का सिंह अपने मिशन पर निकली थी। पिछले कुछ हफ्तों से आसपास के गांवों में लोगों के अचानक गायब होने की खबरें आ रही थीं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, काला नागा। लोग कहते थे कि काला नागा कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी झोपड़ी के आसपास अक्सर नीली रोशनी दिखाई देती थी और कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने उसकी झोपड़ी के पास अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। मगर अनुष्का अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती थी। उसके लिए सच और साक्ष्य ही सब कुछ थे। जब अनुष्का झोपड़ी के पास पहुंची तो हवा अचानक थम गई। सामने वहीं बूढ़ा बैठा था, दुबली हड्डियों वाला, लंबे सफेद बाल और दाढ़ी में रेत जमी हुई थी। उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था। उसने अनुष्का को देखते ही कहा, तुम देर कर दी बेटी, अब वो खुद तुम्हें ढूंढेगा। अनुष्का ने अपने हाथों में तलवार और पिस्टल पकड़ रखी थी। उसके कदम झोपड़ी के दरवाजे की ओर बढ़े और उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। झोपड़ी के कोने में कुछ पुराने बक्से और धूल जमी चीजें रखी थीं। काला नागा, तुम्हें लगता है मैं डर कर भाग जाऊंगी? अनुष्का ने सख्त आवाज में पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया, जैसे उसके मन में कुछ शरारती योजना चल रही हो। तुम यहाँ अकेली नहीं आई हो, उसने धीमे स्वर में कहा। कोई तुम्हारे पीछे है, तुम उसे महसूस कर सकती हो? अनुष्का ने चारों ओर नजर दौड़ाई। जगह सुनसान थी, पर उसे लगा कि सच में कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने अपने पर्स से छोटी सी टॉर्च निकाली और झोपड़ी के कोनों में रोशनी डाली। तभी झोपड़ी के पीछे से अचानक एक दरवाजा खुला और 3 मास्क्ड कमांडो टीम अंदर आ गए। उन्होंने धीरे धीरे काला नागा को घेर लिया। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सोचा था मैं अकेली आई हूं, पर मैंने सबका इंतजाम कर रखा था। अब तुम्हारे सारे खेल खत्म हो गए। काला नागा घबराया और हाथ जोड़ने लगा। उसने कोशिश की भागने की, लेकिन कमांडो टीम ने तुरंत उसे धर दबोचा। अनुष्का झोपड़ी के भीतर गई और जो चीज उसने अपने पर्स में रखी थी वह खुफिया कैमरा था। उसने इसे चालू किया और देखा कि काला नागा ने पिछले महीनों में कई मासूम लड़कियों के साथ क्या अपराध किए थे। वह सब कुछ रिकॉर्ड में कैद था। तुम्हारी चालाकी अब काम नहीं आएगी, अनुष्का ने कहा। तुम्हारे सारे अपराध अब सबके सामने हैं। अदालत तुम्हें कभी नहीं बख्शेगी। कमांडो टीम काला नागा को गाड़ी में डालकर ले गई। अगले कुछ हफ्तों में अदालत में सभी सबूत पेश किए गए। वीडियो, ऑडियो और कैमरा रिकॉर्डिंग ने साबित किया कि काला नागा शातिर और खतरनाक अपराधी था। उसने साबित कर दिया कि साहस और सच्चाई किसी भी बुराई को हरा सकती है। रात के अंधेरे में वह रेगिस्तान की ओर देख रही थी। हवा अब शांत हो गई थी। उसने सोचा कि हर चुनौती का सामना अगर धैर्य और बुद्धिमानी से किया जाए तो इंसान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सब सीखने को मिलता है कि बुराई चाहे कितनी भी छिपी हो, आखिरकार बेनकाब हो ही जाती है। साहस और न्याय की शक्ति हमेशा विजयी रहती है और अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब उसे डर, अनिश्चितता और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हिम्मत और सही सोच ही हमें सही रास्ता दिखाती है। सच्चाई की राह आसान नहीं होती। इसके लिए धैर्य, समझदारी और कभी-कभी जोखिम उठाने की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हैं और न्याय की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। बुराई चाहे कितनी भी चालाक और छिपी हुई क्यों न हो, अंततः सच सामने आ ही जाता है। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। डर सिर्फ हमारे मन में बाधा पैदा करता है, लेकिन साहस और धैर्य से हम उसे मात दे सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सही काम करना और न्याय के पक्ष में खड़े होना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा अपने अंदर की हिम्मत और ईमानदारी को जीवित रखना चाहिए, क्योंकि वही शक्ति हमें बुराई से लड़ने और सच्चाई को उजागर करने में सक्षम बनाती है। हमारी कोशिश है कि हम आपको ऐसे ही रोमांचक, सच्चाई और साहस से भरे किस्से लेकर आते रहें। हर कहानी में एक सीख छिपी होती है जो हमें प्रेरित करती है कि हम कभी हार न मानें और हमेशा सही का समर्थन करें। याद रखिए, साहस और ईमानदारी की ताकत
किसी भी बुराई को मिटा सकती है। आज की इस कहानी से यह सीखें कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर हम अपने हौसले और न्याय की भावना को मजबूत रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसे और प्रेरक किस्से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी की सीख साझा करें। हर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। हमारे अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और रोमांचक और सच्चाई पर आधारित कहानी जो आपकी हिम्मत और समझदारी को और मजबूत करेगी। याद रखिए, हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और हर चुनौती एक नई सीख देती है। सच्चाई और ईमानदारी की राह हमेशा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। हिम्मत और धैर्य से ही हम किसी भी बुराई का सामना कर सकते हैं। हमेशा सही का साथ दीजिए और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनिए। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी की सीख साझा करना न भूलें।